दोस्तों ये बात तो सच है कि इस दुनिया में मौजूद प्राचीन और ऐतिहासिक जगहें हमें हमारे इतिहास के बारे में बताती हैं और शायद यही कारण है कि हमें ऐतिहासिक जगहों पर घूमने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास की जानकारी देने वाली हर जगह को घूमने में मजा ही आता हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी खौफनाक ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। द सैंडी बॉर्ग मैसेकर। 2018 में पुरातत्वविदों को स्वीडन के दक्षिण पूर्व आइलैंड में सैंडी गांव में स्टोन रिंग फोर्ट में 250 लोगों के शव मिले, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। छानबीन करने पर उन्होंने पाया कि प्रत्येक शव पर हिंसक मौत केवल संकेत प्राप्त हुए हैं, जैसे उन्हें तलवार या चाकू से मारा गया है। दोस्तों, सैंडी बॉर्ग का यह किला अब एक शापित किला माना जाता है, क्योंकि एक जगह इतने सारे कंकालों का मिलना कोई आम बात नहीं है, और जब उनकी हत्या इतनी क्रूरता से की गई हो। शोधकर्ताओं का कहना है कि किसी भी कंकाल के चेहरे पर रक्षात्मक घाव नहीं थे, जिससे अनुमान लगाया गया कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया था और उनके पास भागने या अपने हमलावरों से लड़ने का समय नहीं था। और इन शव के पास आग में खाना पकाने वाले बर्तन और अनाज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि हो सकता है यह हमला किसी समुद्री लुटेरों ने किया हो या फिर डाकुओं में, लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा है कि यह नरसंहार 1500 साल पहले किसी राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि उस समय पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसने यूरोप के व्यापार में स्थिरता ला दी थी। ह्यूमन स्कल नेकलेस। मध्य अमेरिका में स्थित बेलीज देश के पाकबिटिन शहर में एक योद्धा के मकबरे से कंकाल के साथ उसके गले में एक नेकलेस पाया गया, जो कि इंसान के खोपड़े से बना हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि माया सेंचुरी के आखिरी दिनों में क्या हुआ होगा। देखा गया है कि खोपड़े में जगह जगह पर होल्स मौजूद थे, जिसमें अलग अलग रंग के पंख लगा के उसे सजाया जाता होगा, और जौ के पास भी छेद हैं, जिसमें चमड़े का पट्टा डाल के उसे गले में पहनाया जा सकता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि माया किंगडम में उस समय महान शक्तिशाली योद्धाओं को इनाम के तौर पर इंसान के खोपड़े दिए जाते थे। रिसर्चर्स के अनुसार अंदाजा लगाया जा सकता है कि माया सेंचुरी की आखिरी शताब्दी में एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ होगा, द टूम्ब ऑफ सिडोमारा। ब्रिटेन के काउंसिल जनरल C.W. विल्सन के साथ, जो कि सन 1882 में टर्की के एनाटोलिया इलाके में विजिट पर गए हुए थे, गलती से वो एक पत्थर से बनी हुई कब्र से टकरा गए। उस समय उन्हें नहीं पता था कि वो कब्र कितनी कीमती है। कब्र की मूर्ति कला और चित्रकारी देखकर विल्सन चौंक गए, जो कि रोमन फैशन में सजा हुआ था, और ताश के पत्ते के आकार भी जगह जगह पर मौजूद थे। इस बेहतरीन चित्रकला को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कब्र 3री शताब्दी की है। उस समय एनाटोलिया में रोम का साम्राज्य हुआ करता था। विल्सन उन मूर्ति के सिर को काटकर अपने साथ ब्रिटेन ले आए। बाकी की मूर्ति को उन्होंने जमीन में दफना दिया, जो कि 2 दशकों तक वहीं पर दफन रही। आज ये कब्र कोनिया के म्यूजियम में मौजूद है। सबसे रोमांचित और रहस्यमयी बात यह है कि इस कब्र पर मौजूद चित्रकला बहुत अनोखी है, जिसका रहस्य कोई नहीं जान पाया है। साइबेरियन प्रिंसेस टैटूज। रशिया के पहाड़ों में 7000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में धंसा हुआ एक महिला का कंकाल पाया गया, जो कि यूकेओ के प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। रिसर्चर्स को कंकाल में कुछ ऐसा देखने को मिला जो चौंका देने वाला था, और पहले कभी किसी महिला के कंकाल में नहीं पाया गया। अंदाजा लगाया जाता है कि ये प्रिंसेस पैजरिक से संबंध रखती होगी, जो 2500 साल पहले शासन करते थे। साइंटिस्ट बताते हैं कि प्रिंसेस के साथ 6 घोड़े दफनाए गए थे, जिनको देखकर लग रहा था कि इनकी लगाम लगी हुई है और ये युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक बहुत अद्भुत खोज साइंटिस्ट के हाथों में लगी, और उन्होंने पाया कि प्रिंसेस के शरीर पर टैटूज के निशान हैं, जो कि बहुत अद्भुत और सुंदर हैं। और उसके मांस में लगी सिहाई की मदद से रिसर्चर ने टैटूज के चित्र को दोबारा बना लिया है। इसके पहले इटालियन आइसमैन के शरीर पर पुराने टैटूज देखने को मिले थे, लेकिन प्रिंसेस के टैटूज ज्यादा जटिल और अद्भुत थे। उनके एक हाथ पर ड्रैगन का टैटू था, और भी कई नए मॉडर्न टाइम के टैटूज उनके शरीर से मिले। एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। रिसर्चर्स द्वारा सार नामक जगह पर खुदाई करने पर उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसके बारे में उन्हें भी कोई विशेष जानकारी नहीं थी। उन्होंने पाया कि पहले वहां पर सेंचुरी मौजूद था, जो कि इतिहास का सबसे पुराना सेंचुरी माना जाता है। BBC के अनुसार वो सेंचुरी डिल मून कल्चर के नाम से प्रचलित है। रिसर्चर्स बताते हैं कि उस जगह को पहले 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्से में लोगों के घर बने हुए थे, और दूसरे हिस्से में कब्रिस्तान था, जहां उस जगह के निवासी अपने लोगों को दफनाया करते थे। सलमान अल महारी, जो कि इस डिस्कवरी के इंचार्ज हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी टीम के साथ उस समय के लोगों की दिनचर्या के अलावा बहुत सी अनोखी चीजें खोज निकाली हैं, जिनमें एक कुआं भी शामिल है, जिसमें पानी जमीन के नीचे से आता था। ये सेंचुरी 3rd सेंचुरी BC का है, जिसके बारे में किताबों में पढ़ने को मिलता है।
एंशिएंट रोमन वेपन्स। वैज्ञानिकों द्वारा मेनोर्का के स्पेनिश आइलैंड पर खुदाई करने पर कुछ बहुत कीमती हथियार मिले जो कि प्राचीन काल में रोमन इस्तेमाल किया करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये 4000 साल पुराने हैं। इस आइलैंड पर रोमन काल के अंत में पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। यहाँ पर एक 3000 फीट ऊंची दीवार है जिसे वहाँ पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा वहाँ चाकू, तीर, सर्जिकल टूल्स खोजे गए जो कि युद्ध में घायल लोगों के इलाज में इस्तेमाल किए जाते होंगे। पेट्स ऑफ सैक्रिफाइस। चीन में हुई रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को 6 बड़े गड्ढे मिले जो कि एक रहस्यमय साम्राज्य से संबंध रखते हैं। और चौंका देने वाली बात यह है कि इस संबंध में रिसर्चर्स को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। ये खोज सैनचिन डुई के प्राचीन शहर में हुई थी जो कि बीजिंग से 1000 माइल्स की दूरी पर है। खुदाई के दौरान इन गड्ढों में से लगभग 500 कलाकृतियां पाई गई जो कि सोने और ब्रॉन्ज से बने मास्क थे जो किसी मॉन्स्टर की तरह प्रतीत हो रहे थे। माना जाता है कि ये मास्क रोमन साम्राज्य के पहले के हैं, तकरीबन 3000 साल पुराने हैं। उस समय यहाँ पर शू का साम्राज्य हुआ करता था। दोस्तों, वैसे तो इन गड्ढों से इंसान का कोई भी कंकाल या कोई भी सुराग बरामद नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन गड्ढों का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि हो सकता है कि उस समय के रिवाजों के हिसाब से पहले लोगों को जला दिया जाता होगा, फिर उनकी राख को सोने और ब्रॉन्ज से बनी कलाकृतियों के साथ दफना देते होंगे। मिस्टीरियस मार्टर। इजराइल में की गई खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा एक ऐसी रहस्यमय चर्च को खोजा गया। रिसर्चर्स बताते हैं कि जिस समय चर्च का निर्माण किया गया था उस समय बिजेंटियन साम्राज्य ने इजराइल को नियंत्रित किया था। माना जाता है कि 578 में चर्च का निर्माण किया गया। 634 में राशिदुन कैलिफेट ने इजराइल पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस क्षेत्र में इस्लाम के विकास के बावजूद चर्च फला फूला और इसे 10वीं शताब्दी तक नहीं छोड़ा गया। रिसर्चर्स बताते हैं कि चर्च में मिले एक इंस्क्रिप्शन में दावा किया गया है कि ये चर्च एक शहीद व्यक्ति को समर्पित है, लेकिन वैज्ञानिकों को कोई भी सुराग नहीं मिले जिससे ये साबित हो सके कि ये अज्ञात शहीद व्यक्ति है कौन, जिस कारण ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लॉस्ट बरियल ऑफ द क्वीन। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड में 8वीं शताब्दी के मोनेस्ट्री के कुछ सुराग खोज निकाले हैं जो कि एंग्लो सेक्शन दिनों के हैं, जहाँ पर मर्सिया की रानी का राज्य हुआ करता था। 1300 साल पहले मर्सिया साम्राज्य मध्य युग के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। मर्सिया साम्राज्य पूर्वी एंग्लिया के राज्य से सड़क के पार था, जिस पर एक बहुत प्रचलित और शक्तिशाली राजा ऑफा का राज्य था, जिन्होंने वहां 757 और 796 के बीच राज्य किया और जिनकी मृत्यु के बाद पूरा साम्राज्य उनकी पत्नी को सौंप दिया गया। रानी सिनेथ्रित इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। ये एंग्लो सेक्शन के दिनों की अकेली महिला है जिनकी तस्वीर उस समय के सिक्कों पर छपी थी, जिस वजह से इस खोज से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। मिस्टीरियस मॉक रूइंस। पेरू में हाल ही में हुई खुदाई ने प्राचीन के मॉक पीपल से संबंधित बहुत से रहस्य खोले। मॉक पीपल्स इनका साम्राज्य के पहले आए थे जिन्होंने 100 से 700 एडी तक राज किया। साइंटिस्ट बताते हैं कि मॉक सिविलाइजेशन पेरू के पूरे उत्तरी तट पर फैला हुआ था, जो कि अपने मिलनसार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने टाइम पर बहुत से पिरामिड्स बनाए जो कि अभी भी देखने को मिलते हैं। मिले हुए सुराखों से पता चलता है कि ये लोग खेती किया करते थे और साउथ अमेरिकन जैसे बलि में विश्वास करते थे। हाल ही में कुछ समय पूर्व एक नई खोज आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा हुआका लिमन डी यूकूप में की गई, जहां उनको 2 कमरे मिले जो मॉन्क सेंचुरी के समय पॉलिटिकल डिबेट और दावतों के प्रयोग हुआ करते थे। उनको वहां पर कुछ सीढ़ियां मिली जो बैंक्वेट हॉल की तरफ जाती हैं, जहां 2 सिंहासन रखे हुए थे। माना जाता है कि इस जगह पर राजा बाहर के राजाओं और लीडर से मिलने के लिए इस्तेमाल करते होंगे और खाने के बारे में बातचीत होती होगी। दूसरे कमरे में बड़ा गोल मंच था जहां खड़े होकर राजा अपनी प्रजा के लोगों को कुछ जरूरी सूचनाएं या संदेश देते होंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट। इजिप्ट के पुराने शहर अलेक्जेंड्रिया में 9 महीने की खुदाई के दौरान अलेक्जेंडर द ग्रेट की मूर्ति मिली जो कि 2200 साल पुरानी है। आज भी अलेक्जेंडर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अलेक्जेंड्रिया नामक शहर में खुदाई की गई, जो कि रोम के बाद मेडिटेरेनियन टाइम का दूसरे स्थान पर मौजूद सबसे शक्तिशाली शहर है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद के कुछ वर्ष बाद तक ये जगह एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र बना हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करने पर वहाँ कुछ सिक्के मिले, मछली पकड़ने वाले कांटे मिले, मटके और कुछ रहस्यमयी चीजें देखने को मिली। माना जाता है कि ये सामान वहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को दिए जाते थे। पिरामिड और इल्यूजन। दोस्तों, वैसे तो हम सोचते हैं पिरामिड्स इजिप्ट कल्चर का हिस्सा हैं और सबसे पहले पिरामिड्स इजिप्ट में ही बनाए गए थे, लेकिन क्या आपको पता है कि चीन में इजिप्ट के पिरामिड से पहले ही पिरामिड्स बना लिए गए थे?
1992 में ज़ैंग हुई नाम के डाइवर ने फुशान लेक में पिरामिड के अवशेष देखे थे और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को विजिट किया तो यहाँ पर वॉल्स, रोड्स आदि भी मिले। इसके अलावा यहाँ स्टेयरकेस भी थी। देखने में तो ये लगभग 21 मीटर लंबा ह्यूमन मेड पिरामिड्स लग रहा था। इसका स्ट्रक्चर कुछ माया लोगों के द्वारा बनाए गए पिरामिड्स जैसा था। इसका बेस लगभग 33 मीटर का था। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये रिमेन्स सिर्फ बिल्डिंग्स के हैं और ये एक इल्यूजन है कि लोगों को ये पिरामिड जैसा दिखता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई फुशान लेक पर कोई पिरामिड होगा या फिर ये सिर्फ भ्रम है? आर्टिफैक्ट्स ऑफ अननोन चाइनीज सिविलाइजेशन। मार्च 2021 में दक्षिण पश्चिमी चीन से एक खजाना खोजा गया और इस खोज ने चीन के इतिहास को ही चैलेंज कर दिया गया है। इस साइट पर 500 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट खोजे गए हैं। ये सभी आर्टिफैक्ट्स एक प्राचीन चाइनीज सिविलाइजेशन के हैं जिसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट को कोई जानकारी ही नहीं थी। ये सभी आर्टिफैक्ट्स प्रीशियस मटेरियल्स जैसे कि गोल्ड, जेड, आइवरी आदि के बने हुए थे। यानी ये सभ्यता जाहिर तौर पर काफी समृद्ध थी। इसमें एक सोने का बना हुआ मास्क भी था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये किसी प्रीस्ट का रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह डैमेज था जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट इससे कोई खास जानकारी नहीं जुटा पाए। ये आर्टिफैक्ट्स 3000 साल पुराने हैं और चूंकि अब तक खोजे गए चाइनीज आर्टिफैक्ट्स की तुलना में बेहतर तरीके से डिजाइन किए गए हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये आर्टिफैक्ट्स किसी ऐसी सिविलाइजेशन के थे जिनके बारे में हम नहीं जानते। सॉरोपॉड्स फॉसिल्स। चाइना के ही उत्तर पश्चिमी हिस्से में जुलाई 2018 में कुछ फॉसिल्स पाए गए। पहले इन फॉसिल्स को ड्रैगन फॉसिल कहा गया। बाद में रिसर्च के दौरान पता चला कि ये लिंगुआलांग शेंकी नाम की एक स्पीशीज के फॉसिल थे। 174 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले डायनासोर्स थे और लगभग 16 साल पहले यही इवॉल्व होकर सॉरोपॉड्स बने। इस खोज से पहले साइंटिस्ट को लगता था कि सॉरोपॉड्स लगभग 160 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुए और लगभग 5 मिलियन साल पहले ही इवॉल्व हुए। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद ये साफ हो गया कि सॉरोपॉड्स के इवोल्यूशन का प्रोसेस काफी साल पहले शुरू हो गया था। न्यू डिस्कवरी अबाउट एंशिएंट रोम। प्राचीन रोम एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे सिग्निफिकेंट शहर रहा है। मार्च 2021 में हुई एक खोज के बाद ये सामने आया कि आर्काइक पीरियड के पीक के दौरान अभी तक हम जितना बड़ा सोचते आए हैं, रोम उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। शहर के बीचों बीच एक 2500 साल पुरानी बिल्डिंग खोजी गई है। ये अवशेष काफी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ तक कि इसकी लकड़ी की बनी ओरिजिनल बीम्स, क्ले वॉल्स भी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड हैं। कहा जाता है कि किंग सर्वियस टुलियस के समय यह हिस्सा शहर के बॉर्डर में स्थित था। अभी तक ऐसा माना जाता था कि शहर का रेजिडेंशियल हिस्सा साउथ में ही था, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद ये साफ हो गया कि रेजिडेंशियल एरियाज पूरे शहर में फैले हुए थे। ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक रुइन सिटी ऑफ चाइना। आपको फिर से एक बार चाइना की तरफ ले चलते हैं। बात करते हैं शिमाओ शहर के बारे में, जिसको पूरी तरह एक्सकेवेट करने में आर्कियोलॉजिस्ट को 2 साल लग गए। लेकिन अब चीन के इस हिस्से का इतिहास वाकई काफी हद तक बदल गया है। शिमाओ चीन का सबसे पुराना प्री हिस्टोरिक रुइन सिटी माना जा रहा है। ये शहर लगभग 4000 साल पहले बसाया गया था और आज यहाँ अवशेष के नाम पर ज्यादा कुछ तो नहीं बचा है, लेकिन इसके फोर्टिफाइड गेट्स, घरों आदि की बनावट के अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। इसके बाहरी द्वार के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि उसे 2500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह इससे भी कहीं पुराना है, क्योंकि यहाँ के लगभग सभी अवशेष नष्ट हो चुके हैं। इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में ज्यादा कोई जानकारी तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि यह उस समय की सबसे रिच सिविलाइजेशन रही होगी। हिल्सक लेजेंड्स वर रियल। हिल्सक लोगों के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो सिर्फ ओरल हिस्ट्री पर बेस्ड है, यानी कि आपके पूर्वजों ने आपको इनकी कहानियां सुनाई होगी, उनके पूर्वजों ने उन्हें सुनाई होगी। ये लोग ब्रिटिश कोलंबिया के इंडिजीनियस पीपल थे। लोक कथाओं के हिसाब से ये लोग ऐसी जगह रहते थे जो आइस एज के समय भी फ्रीज नहीं हुई। हालांकि साइंटिस्ट अभी तक इसे मिथ ही मानते हैं, लेकिन 2019 में ट्रिकेट आइलैंड पर एक 14000 साल पुराना सेटलमेंट खोजा गया। यह जगह हिल्सक नेशनल टेरिटरी में आती थी और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी माना है कि 14000 साल पहले ये जगह ग्लेशियर से घिरी रही होगी। यानी हिल्सक लोगों के बारे में सदियों से सुनाई जाने वाली कहानियां 100% सच थी। इसके अलावा इस खोज से पहले आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि एंशिएंट लोग सबसे पहले एशिया से अमेरिका अलास्का के लैंड ब्रिज से आए थे, पर अब ये माना जा रहा है कि वो शायद बोट से अमेरिका आए होंगे। आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन सुंदरबन। अब बात करते हैं सुंदरबन के इतिहास की। इंडिया की ह्यूली रिवर और बांग्लादेश की बलेसवा रिवर के बीच फैला ये क्षेत्र एक ऐसा एरिया था जिसके बारे में किसी को ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। इस रीजन का पहला मैप भी तब बनाया गया था जब 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे खरीदा। 1860 में यहाँ पहली बार फॉर्मल गवर्नमेंट बनी थी
इसीलिए यहाँ पर बहुत ही कम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए हैं। लेकिन ऐसा माना जाता था कि यहाँ सबसे पहले ह्यूमन 1700 साल पहले आए थे। लेकिन हाल ही में एक फिशरमैन ने कुछ आर्टिफैक्ट्स खोज निकाले हैं, जिनको स्टडी करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ह्यूमंस यहाँ हमारी कल्पना से 600 साल पहले ही आ गए थे। फिशरमैन को यहाँ से टेराकोटा बीम्स, फिगरिन, कई तरह की पॉटरी और अन्य रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे कर रखे थे। और जब 2016 में उसने इन आर्टिफैक्ट्स को आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया, तब पता चला कि ये सभी आर्टिफैक्ट्स 2300 साल पुराने मेरियन पीरियड्स के थे। हाउ ओल्ड रेड एल्गे आर। थेरेसी साल्स्टैप्स नाम की एक बायोलॉजी स्टूडेंट ने 2015 में कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसने सभी को हैरान कर दिया। असल में थेरेस चित्रकूट के एक पत्थर की माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रही थी। इसके अंदर से उन्हें रेड एल्गे के फॉसिल्स मिले। अभी तक की जानकारी के हिसाब से रेड एल्गे सबसे पहले 600 मिलियन साल पहले देखे गए थे, और वो भी चाइना में। लेकिन इस सैंपल से ये प्रूव हो गया कि एल्गे के ओरिजिन के बारे में हमारी थियोरी गलत थी। ये एल्गे इंडिया से थे। इसके अलावा चाइना के सबसे पुराने एल्गे सैंपल से 1 बिलियन साल पुराने थे। इसके अलावा ये पृथ्वी के सबसे पुराने मल्टी सेल्यूलर जीव भी थे। किल्वा कॉइन। ऑस्ट्रेलिया में पाया गया एक सिक्का शायद दोबारा इतिहास लिखने के लिए काफी होगा। पुरातत्वविद माइक हम्स ने कॉपर का एक छोटा सिक्का ऑस्ट्रेलिया के वेसल द्वीप पर खोजा, जिसे अफ्रीका में सैकड़ों वर्षों पहले प्रयोग होने वाले किल्वा कॉइन माना जा रहा है। सिक्का काफी हद तक क्षीण हो चुका है, लेकिन इसके वजन, आकार और बाकी बचे हुए चिन्हों से हम्स की थ्योरी सही जान पड़ती है। उनका कहना था कि सिक्का 10,000 किलोमीटर दूर तंजानिया से आया है। 1945 में ऑस्ट्रेलिया में कई किल्वा कॉइन मिले थे, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला सबसे पुराना सिक्का माना जा रहा था। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वो इंडिजीनियस है। ऐसा भी माना जा रहा है कि अफ्रीका को लूटने के बाद 1505 में पुर्तगाली ये सिक्के ऑस्ट्रेलिया लाए थे, या फिर ये सिक्के इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस की निशानी हैं। ये सिक्के यहाँ कैसे आए, इसके बारे में कई कयास लगाए जा रहे हैं, पर अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है। वाइकिंग रिंग फोर्ट्रेसेस। ज्यादातर हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि वाइकिंग रिंग फोर्ट्रेसेस लेजेंडरी किंग हैरल्ड ब्लूटूथ के द्वारा 10th सेंचुरी में बनवाए गए थे। हालांकि सभी आर्कियोलॉजिस्ट इन फोर्ट्रेसेस को बनवाने के पर्पस पर सहमत नहीं हैं। कुछ का मानना है कि किंग हैरल्ड ब्लूटूथ ने इन्हें अपनी पावर दिखाने के लिए बनवाया था, जबकि कुछ का कहना है कि ये रिंग फोर्ट्रेसेस राजा की डिफेंस स्ट्रैटेजी थी। 2017 में यहाँ पर मेन गेट के पीछे जमीन के अंदर पॉटरी और सेरेमिक्स के अवशेष मिले। ये पॉटरी 11th सेंचुरी में बनाई गई थी, यानी ये फोर्ट्रेसेस करीब 1 सदी तक इस्तेमाल किए गए थे। इसके बाद यहाँ पर ईस्टर्न गेट के पास भी पॉटरी पाई गई थी। इसके अलावा यहाँ से ऐश तथा अन्य अवशेष भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि फोर्ट्रेसेस के ढहने के बाद यहाँ पर रिहायशी एरिया बन गया था। डिस्कवरिंग एटलांटिस। हाल ही में ग्रीस में हुई एक खोज ने सबके होश उड़ा दिए। ये डिस्कवरी गुमनाम शहर एटलांटिस से जुड़ी थी। ज़ैकिंथोस कोस्ट पर जब समुद्र के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट खोज कर रहे थे, तब उन्हें चारों ओर मलबा ही मलबा दिखा, क्योंकि ये एरिया काफी बड़ा था और देखने पर ही लग रहा था कि ये रुइंस किसी शहर के ही होंगे, और आर्कियोलॉजिस्ट को पूरी उम्मीद थी कि ये एटलांटिस के ही अवशेष हैं। साइमन ब्राउन नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने 3D मॉडलिंग की मदद से इस एरिया की 4000 हाई रेजोल्यूशन फोटोज ली और इन सभी को GPS की मदद से ट्रैक किया, और उसके बाद सभी हैरान रह गए, क्योंकि असल में ये किसी शहर के रुइंस थे ही नहीं, बल्कि ये मलबा कॉन्क्रीशन नाम का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन था, जो कि अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी के चलते बने थे। बेसिकली एटलांटिस की मिस्ट्री वहीं की वहीं बनी हुई है। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये गुमनाम शहर यहीं कहीं हो सकता है, इसलिए अब वो सेम टेक्नोलॉजी का यूज करके इसके आसपास के एरिया का निरीक्षण करने में जुटे हुए हैं। वुमन सिल्वर क्राउन। स्पेन में एक ऐसा टूम्ब खोजा गया जो ब्रॉन्ज एज को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख देगा। ये टूम्ब इबेरियन पेनिनसुला का है और 3700 साल पुराना है और ला अल्मोलोआ के नीचे दफन पाया गया, जो कि आज के समय के मर्किया के हिल टॉप पर बना एक कॉम्प्लेक्स है। ये एक जॉइंट टूम्ब था जिसमें एक औरत के साथ एक आदमी भी दफन था। इस टूम्ब से 29 वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स निकाले थे, जिनसे ये पता चलता है कि जरूर उस सोसाइटी के एलीट मेंबर्स रहे होंगे। लेकिन जो एक बात इस टूम्ब को अनोखी बनाती है वो है कि इस टूम्ब में दफन महिला मेल से ज्यादा पावरफुल थी। उसके सिर पर चांदी का बना एक क्राउन भी था। इसके अलावा उसने सिल्वर के इयररिंग्स और एल्बो पर एक सिल्वर ब्रेसलेट भी पहन रखा था, जबकि आदमी ने ऐसा कोई आभूषण नहीं पहन रखा था। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि शायद एल अर्गर कल्चर में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी। नोआज आर्क। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है उन्होंने नोआज आर्क की रेस्टिंग प्लेस ढूंढ ली है। हम बाइबल के उसी महान शिप के बारे में बात कर रहे हैं
साइंटिस्ट स्टोरी ऑफ नोआ को सिर्फ एक लेजेंड मान रहे थे, लेकिन अगर इन आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो नोआ की यह कहानी बिल्कुल सच थी। इस्तांबुल के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि उन्होंने नोआ आर्क को 3D स्कैनिंग करके पहचाना। इसे टर्की में एक माउंटेन के नीचे पाया गया है। इसकी लेंथ एग्जैक्ट उतनी ही है जितनी बाइबल में डिस्क्राइब की गई है, यानी लगभग 137 मीटर। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि अब शायद आर्क पूरी तरह क्रैश हो चुका है। हालांकि अभी भी इस आर्क के यहाँ होने का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला है और न ही किसी ने अब तक खुदाई शुरू की है। लेकिन अगर ये एविडेंस सच हुए तो अब तक मिथक मानी जाने वाली ये कहानी सच साबित हो जाएगी। द केव ऑफ टायोस। केव ऑफ टायोस 1976 में एक एक्सपीडिशन के दौरान फेमस हो गई। ये केव एंडीज माउंटेन में स्थित है। इसका एंट्रेंस 65 मीटर गहरा एक वर्टिकल पिट है। मैरिट्स नाम के एक आदमी ने दावा किया था कि उसने गुफा के अंदर जाकर देखा कि इस केव के अंदर ऐसी चीजें थी जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स लोगों द्वारा यूज किया जाता है। यहाँ से मेटल की किताबों की लाइब्रेरी और कुछ अजीब स्कल्पचर जिन्हें साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं वो मिले हैं। 1976 का ये एक्सपीडिशन उस वक्त का सबसे बड़ा एक्सपीडिशन था, जिसमें एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग भी शामिल थे। लेकिन इस एक्सपीडिशन के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला जैसा मैरिट्स ने दावा किया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि शायद उन्होंने गलत गुफा में खोज की और मैरिट्स वाली केव कहीं और है जिसे हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है, मैरिट्स ने जिस गुफा के बारे में बताया वो सचमुच एग्जिस्ट करती भी है या नहीं? वीआईपी सीटिंग। टर्की के आर्कियोलॉजिस्ट ने एक वीआईपी स्टेटस खोज लिया है, जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वज भी अपनी इंपॉर्टेंस और स्टेटस को लेकर उतने ही कॉन्शियस थे जितने कि आजकल हम लोग हैं। आर्कियोलॉजिस्ट पेगामोन नाम के एंशिएंट सिटी में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इस शहर में रोमन, बाइजेंटाइंस, यहाँ तक कि ऑटोमन्स के भी अवशेष मिले हैं। पेगामोन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को 1800 साल पुराना एक अरीना मिला है। यहाँ पर एलीट सीट्स पर लोगों के नाम लिखे हुए हैं, यानी ये सीट्स रिजर्व थी। इसमें 15,000 से 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। वैसे तो रोमन कॉलोसम की तरह यहाँ पर भी हर किसी को आने की अनुमति थी, लेकिन इम्पोर्टेंट लोगों को स्पेशल सीट्स दी गई थी। लॉस्ट मायान सिटी। एक टीनेजर ने गूगल मैप का इस्तेमाल करके मेक्सिको और बेलिस के बॉर्डर पर एक गुमनाम मायान सिटी खोज लिया। ये युवक कनाडा में रहता था। सैटेलाइट इमेजेस और स्टार चार्ट्स की मदद से उसने सबसे बड़ा माया शहर खोज निकाला है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि सभी मायान सिटी रात के समय स्टार की पोजीशन को कॉरेस्पॉन्ड करती थी। उसने 22 मायन स्टार मैप्स और गूगल मैप का यूज करके ये लॉस्ट सिटी ढूंढा और लगभग 117 मायन सिटीज की लोकेशंस ब्राइटेस्ट स्टार्स के साथ मैच कर रही थी। ये खोज इसलिए भी काफी रोचक है क्योंकि एक टीनेजर ने ऐसी मिस्ट्री सॉल्व कर दी जिसके बारे में साइंटिस्ट को कोई आइडिया ही नहीं था। इस टीनेजर की इस खोज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। द साइक्लेडिक ब्रॉन्ज एज। ग्रीस के रिमोट रीजन कैरो में कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि जितना हम अभी तक सोचते थे ये एरिया हिस्टोरिकली उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 4500 साल पहले यहाँ रहने वाले लोग काफी ज्यादा एडवांस थे। ब्रॉन्ज एज में ये आइलैंड उस समय रिचुअल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। यहाँ ज्यादातर हिस्से पर मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। कमाल की बात यह है कि इन पत्थरों को 8 किलोमीटर दूर माउंटेन से लाया गया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये लोग इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए लगभग 1000 टन वेट के पत्थर लाए थे। कमाल की बात यह है कि ये सिविलाइजेशन माइसिनियंस से 1000 साल पहले की बात है। माइसिनियंस लोग ओरिजिनल ग्रीक माने जाते हैं, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि शायद ये लोग ही मॉडर्न ग्रीक्स थे, लेकिन इनके बनाए स्ट्रक्चर्स अभी तक खोजे नहीं गए थे। आर्काइक ह्यूमंस। एक सिंकहोल के बॉटम से एक ऐसी ह्यूमन स्पीशीज के अवशेष मिले हैं जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। ये खोज एंशिएंट सिटी रामला के पास इजराइल में हुई थी। 1,40,000 साल पहले यहाँ रहने वाले प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस ऑरॉक्स, हॉर्स और खरगोश जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे। टेल अविव यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार सिंक होल में पाई गई ह्यूमन स्पीशीज निएंडरथल्स के भी एंसेस्टर्स हो सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें नेशर रामला होमो टाइप नाम दिया है। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इन्हीं लोगों ने निएंडरथल्स के साथ ब्रीड किया होगा और इसके बाद वो लोग अफ्रीका और मिडल ईस्ट यूरोप में जाकर बस गए। यहाँ से कुछ ऐसे टूल्स भी मिले हैं जो मॉडर्न ह्यूमंस द्वारा क्राफ्ट किए गए ह्यूमंस से काफी सिमिलर हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये स्पीशीज अचानक खत्म कैसे हो गई। ये खोज हिस्ट्री को तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन इससे हम ये जरूर समझ सकते हैं कि सैकड़ों हजार साल पर साल दर साल नई स्पीशीज जन्म लेती है और सर्वाइवल के लिए आपस में झगड़ती थी। इजिप्शियन टेक्स्ट एंड द बाइबल। अमारना सीरीज टैबलेट्स 14th सेंचुरी बीसी के समय की सैकड़ों क्ले टैबलेट्स की एक सीरीज है।
इसे टेल अमारना में 1887 में खोजा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि इन्हें लगभग 3000 साल पहले लिखा गया होगा। लगभग 382 अमारना टैबलेट्स होंगे जिनका साइज आपकी हथेली जितना होगा। ये टैबलेट्स इजिप्शियन फेरोआ और डिग्निटरीज जैसी प्लेसेस जैसे बेबीलोन और असाइरा के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस शो करते हैं। इनके अनुसार यहाँ पर कुछ रहस्यमय लोग रहते थे जिन्हें हबरू नाम से जाना जाता था और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि हबरू ही हेब्रू थे। और अगर ये सच है तो हिस्टोरियंस को बाइबल को और भी ज्यादा क्लोजली स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि एक के बाद एक बाइबल की कई स्टोरीज के सत्य घटना होने के पक्ष में साक्ष्य मिले हैं। यानी ऐसा हो सकता है बाइबल एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो और दुनिया की सबसे पुरानी हिस्ट्री बुक। द फर्स्ट फार्मर्स। मिडिल ईस्ट में आर्कियोलॉजिस्ट को दुनिया के सबसे पुराने फार्मर्स के अवशेष मिले हैं। बात 1960 की है जब यूएस ने कोरोना स्पाई सैटेलाइट नाम का एक प्रोग्राम चलाया। इस प्रोग्राम में कोवर्ट रिकॉग्नाइसेंस फ्लाइट्स इन्वॉल्व थी। इन प्लेन्स की मदद से चाइना और मिडिल ईस्ट के इलाकों की फोटोज ली, जिसमें उन्हें दुनिया के सबसे पुराने कृषि के अवशेष मिले। 2007 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इन फोटोज की मदद से कई ऐसे सेटलमेंट्स को खोजा जिनके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। इनमें से टेल ब्रैक नाम का एक सेटलमेंट तो इजिप्ट के पिरामिड से भी 4000 साल पुराना था। साइंटिस्ट के हिसाब से टेल ब्रैक में उस समय रेनफॉल और टेम्परेचर के बढ़ने से हंटिंग कम हुई और लोगों ने खेती शुरू की। अगर ये बात सच हुई तो यह खोज फार्मिंग की शुरुआत के इतिहास को दोबारा लिखने के लिए काफी होगी। द हॉन्टेड फॉरेस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। ट्रांसिल्वेनिया सबसे डरावनी जगहों में से एक है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ का जंगल भूतों और असामान्य विचित्र घटनाओं से भरा पड़ा है और स्थानीय लोग भी इस जंगल में जाने से डरते हैं। साथ ही ट्रांसिल्वेनिया के बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शैतान और यहाँ तक कि एलियंस भी रहते हैं। 1960 के दशक में ये जंगल अधिक लोकप्रिय और चर्चित हो गया जब जीव विज्ञानी अलेक्जेंडर ने जंगल के ऊपर बादलों में उड़ने वाली एक वस्तु की एक तस्वीर ली और इसके बाद लगातार कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी। जैसे इस जंगल में एक चरवाहा और उसकी 200 भेड़ गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। इसके बाद एक महिला भी यहाँ से गायब हो गई थी, जो ठीक 5 साल बाद उन्हीं कपड़ों में वापस मिली जिसे पहनकर गायब हुई थी और उसकी उम्र भी उतनी थी जितनी 5 साल पहले थी। ये सब कोई चमत्कार ही लगता है। यहाँ लोगों के जाने पर उन्हें मतली, तेज बुखार और सिर दर्द की शिकायत हो जाती है और अध्ययन से पता चला है कि इस जंगल की भूमि में सामान्य से अधिक प्राकृतिक यूरेनियम पाया जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। दोस्तों, यहाँ के पेड़ भी रहस्यमय हैं। वो एक घुमावदार सर्पल पैटर्न को विकसित करते हैं और ऐसा दक्षिणावर्त दिशा में ही करते हैं, जिसे देखने पर किसी अलौकिक शक्ति के होने का एहसास होता है। यहाँ की मिट्टी का परीक्षण किया गया था, लेकिन ऐसी कोई विसंगति नहीं पाई गई है जो इन वनस्पति के ऐसे विकसित होने का कारण बता सके। यह जंगल पृथ्वी पर सबसे अजीब पैरानॉर्मल साइट्स में से एक बना हुआ है, जिसका रहस्य सुलझाने की कोशिश जारी है। लीप कासल, आयरलैंड। आयरलैंड डरावना दर्रे और खूबसूरत महलों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ महल कुछ सबसे अजीबोगरीब जगहों में से एक है। कहते हैं कि इस जगह का काफी डरावना और क्रूर इतिहास रहा है। 1500 के दशक की शुरुआत में ये महल मूल रूप से हिंसक और घातक औ कैरोल कबीले के स्वामित्व में था और कई पीढ़ियों द्वारा यहाँ पुत्र द्वारा पिता की हत्या करके शासन किया गया। कहते हैं कि यहाँ पूरी बटालियनों ने अपनी जान गंवा दी और परिवार के सदस्यों की उसी परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई। फिर इस मामले पर नियंत्रण के लिए ही लड़ाई ने इसे ऐसा डरावना रूप दे दिया और 1600 के दशक में सैकड़ों लीप कासल डार्बी परिवार की देखभाल में आया और कुछ समय बाद इस महल की शक्ति फिर से पिता से पुत्र के पास चली गई। डार्बी परिवार के बाद रयान परिवार ने महल में रहने का गढ़ बना लिया और फिर 1922 में ब्रिटिश ताज के दौरान स्थानीय लोगों की गुस्साई भीड़ ने इसे जलाने की कोशिश भी की। इन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि महल शापित था। इसमें भूतों के कई मामले भी सामने आए हैं। यहाँ के भटकते हुए गलियारे और अंतहीन तोरण द्वार और मैदान सबसे भूतिया जगहों में से एक है। यहाँ के मुख्य हॉल में 2 युवा लड़कियों के भूत भी देखे गए हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस डरावने किले की यात्रा करना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। द लॉस्ट सिटी ऑफ ह्यूनन ट्यूनिक। ह्यूनन ट्यूनिक एक प्राचीन शहर के खंडर हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली साइट माया है। ये बेली सिटी के पश्चिम में लगभग 80 मील की दूरी पर स्थित है, जिसकी सीमा ग्वाटेमाला से लगती है। यह पुरातात्विक स्थल ज्यादातर एल कास्टिलो के लिए जाना जाता है, जो 130 फीट लंबा है और इसी महल में स्थित है। बेलिस की यह जगह दुनिया भर के प्रेतवादी स्थानों में से दूसरी सबसे ऊंची इमारत है और साथ ही ये जगह अदूषित, सुंदर और विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है। हालांकि यह देश आश्चर्यजनक रूप से भयानक कहानियों और भयावह किंवदंतियों से भरा हुआ है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित की गई हैं, जिनमें लाल आंखों वाले भूतिया किस्से शामिल हैं।
एक समय की बात है जब एंथनी लगभग 2 लाख की आबादी वाला एक हलचल भरा शहर था जिसे माया ने 1000 साल पहले छोड़ दिया था। और 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट को काम करते वक्त एक मकबरा मिला जो शासिका माया का मकबरा माना जाता है। इस मकबरे के अंदर 20 या 30 के दशक के एक वयस्क व्यक्ति के अवशेष थे। पुरातत्वविद ने ऑब्सीडियन स्नाइप्स फेसेस, जेड बीड्स और एक जैगुआर या हिरण के अवशेष भी आश्चर्यजनक रूप से पाए। द प्लेन ऑफ जार्स लाओस का हैरान करने वाला एक अजीबोगरीब और खौफनाक इलाका है जिसे जार के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो एक महापाषाण कालीन पुरातात्विक परिदृश्य है। इसमें ऊपरी घाटियों और जियांगखुआंग पठार के मध्य मैदान की निचली तलहटी के चारों ओर बिखरे हुए हजारों पत्थर के जार हैं। इनमें 90 से अधिक जार साइटों की पहचान की गई है और प्रत्येक साइट में 1 से 400 पत्थर के जार होते हैं। इसका वजन लगभग 30 टन है, क्योंकि अधिकांश जार में होठ के रिम होते हैं, जिससे माना जाता है कि जार मूल रूप से ढक्कन का समर्थन करते हैं और कुछ पत्थर के ढक्कन यहाँ पाए भी गए हैं। इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर ढक्कन खराब होने वाली सामग्री से बने थे। कुछ स्थलों पर जानवरों की नक्काशी के साथ पत्थर के ढक्कन पाए गए हैं और इन नक्काशियों में बंदरों, बाघों और मेंढकों को दर्शाया गया है। पुरातत्वविदों ने यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की है। यहाँ मिले मानव अवशेष लगभग 2500 वर्ष पुराने होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1930 के दशक में जार एक प्रकार का शमशान था, जहाँ पहले शवों को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। पहले भी खुदाई में यहाँ खोपड़ी और हड्डी के 10 टुकड़े मिल चुके थे। ये पहले से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल होने के संकेत दे रहा था। यहाँ प्राप्त शवों के साथ कोई पवित्र कलाकृतियां दबी नहीं पाई गयी, इसलिए इन व्यक्तियों को स्थिति और वो कहां से आए हैं ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। द हॉन्टिंग कनाल्स ऑफ रशिया उत्तर पश्चिमी रूस में व्हाइट सी बाल्टिक नहर का एक ठंडा इतिहास रहा है। 1930 से 1955 तक सोवियत संघ में बने गुलाम कैदियों के जबरन श्रम का उपयोग करके एक जल मार्ग बनाया गया था और रूसी तानाशाह जोसेफ स्टालिन साबित करना चाहते थे कि देश एक औद्योगिकृत राष्ट्र था और इस नहर को केवल 20 महीने की चौंका देने वाली समय सीमा में बनाया गया था। लेकिन वहां काम करने के लिए मजबूर लोगों पर इसका असर पड़ा और समकालीन इतिहासकारों का मानना है कि नहर बनाने के दौरान 2.5 लाख लोग मारे गए होंगे, जबकि सरकार ने गुलेक्स को एक सुधारक के रूप में चित्रित करने की कोशिश की। नहर पर काम करने वालों की आधिकारिक मृत्यु दर 10% के करीब थी, जिनमें से अधिकांश लंबे समय तक काम करने से बीमार हो जाते हैं और उन्हें नहर के किनारे खाई में फेंक दिया गया। ये नहर 141 मील तक चलती है और इसे व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था, जिसे व्हाइट सी और आर्कटिक महासागर के बीच पारगमन में अनुमति दी जाती थी। लेकिन क्योंकि स्टालिन चाहते थे कि नहर का काम समय पर खत्म हो जाए, इसलिए नहर के उथले मसौदे के साथ कई कोनों को काट दिया गया था और इस कारण अधिकांश जहाज आज इसका उपयोग करने में असमर्थ हैं। एक और गुप्त सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है और इस नहर का एक समान रूप से द्रुत शीतन इतिहास है जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और कहा जाता है कि ये स्थानीय जनजाति की महिला द्वारा शापित है और जो भी इस गहरे गंदे पानी में देखता है वो भी इस शापित स्थान के भयानक वातावरण के शिकार हो सकते हैं। द डॉग ममीज ऑफ पेरू। दोस्तों, आज ये आम बात है कि लोग अपने पालतू जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन लोग भी अपने पशु साथियों को उतना ही प्यार करते थे जितना कि आज हम करते हैं। और इस बात का पता 2006 में पेरू में हुई इस खोज से लगाया जा सकता है। दरअसल पेरू के दक्षिणी तट पर मोकेगुआ क्षेत्र के इलो जिले में पनपी चिरबाया संस्कृति की 42 मानव मम्मियों के बगल में कुत्तों को भी कब्रिस्तानों में दफन पाया गया था। उन्होंने अपने पालतू कुत्तों को भोजन और कंबल के साथ दफनाया, जो उनके प्रति सम्मान देने का एक प्रतीक है। ये कुत्ते अपनी शिकार क्षमताओं की खोज के लिए जाने जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि 2012 में फिर से एक पुरातत्वविद को लीमा चिड़ियाघर में 100 से अधिक कुत्तों के अवशेष मिले, जिससे पता चलता है कि ये प्रथा शुरू में अधिक व्यापक थी। कुछ कुत्तों को इतनी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था कि अभी भी उनकी त्वचा और बाल थे और उन्हें दफनाने के पहले वस्त्रों में लपेटा गया था। इन कुत्तों को देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त आज ही नहीं बल्कि लगभग सभी सभ्यताओं की शुरुआत से ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त रहा है। पांगा यासाइडी केव। अफ्रीका को व्यापक रूप से हमारी प्रजातियों के जन्म का महाद्वीप माना जाता है, लेकिन आधुनिक मानव के शुरुआती घर होने के बावजूद अफ्रीका में दफनाने के शुरुआती साक्ष्य दुर्लभ और अक्सर अस्पष्ट होते हैं और इनकी उत्पत्ति और विकास के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। वैज्ञानिकों ने अफ्रीका में सबसे पुराना मानव दफन पाया है। ये साइट 78,000 साल पुरानी है और इसे पांगा यासाइडी नाम से जाना जाता है और इस गुफा स्थल की खोज केन्याई तट के पास की गई थी।
यहाँ 3 साल की उम्र के एक बच्चे का शव गुफा के प्रवेश द्वार पर दफन पाया गया था। इस बच्चे को तकिए के सहारे सुला दिया गया था। वैज्ञानिकों ने बच्चे का निकनेम मोटो रखा है। ये बच्चा एक लचीली स्थिति में रखा गया था, यानी बच्चा अपनी दाहिनी ओर लेटा हुआ था और घुटने छाती की ओर खींचे हुए थे। बच्चे को आराम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तकिया खराब होने वाली सामग्री से बना था, जो ये दर्शाता है कि यह किसी प्रकार का अंत्येष्टि थी। कहते हैं कि इस साइट के पास रहने वाले समुदाय शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृति से संबंधित थे, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के मृग प्रजातियों और अन्य शिकार के अवशेष पाए गए थे और ये लोग पत्थर के औजारों का इस्तेमाल खुरचने और छेद करने के लिए करते थे। ये साइट होमोसेपियंस और निएंडरथल दोनों की सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच समानताएं भी प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।